तो पहली कंसीडरेशन क्या होगी इसके लिए, जनरल कंसीडरेशन जो है पाइपलाइनिंग के लिए, वो पहली ये होगी कि जो टास्क हम ले रहे हैं या ऑपरेशन जो हम ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में कॉम्प्लेक्सिटी उनकी सेम होनी चाहिए। दूसरा हम कंसीडरेशन क्या ले रहे हैं कि जो टास्क है हमारे वो क्या होने चाहिए, रिपीटेडली परफॉर्म होने चाहिए। सेम ऑपरेशन बार बार रिपीट होना चाहिए, तभी हम इसको परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेगमेंट पाइपलाइन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.3। फिगर 9.3 क्या कहता है, ये रहा सेगमेंट 1 उसका रजिस्टर, सेगमेंट 2 उसके रजिस्टर, सेगमेंट 3 उसके रजिस्टर, सेगमेंट 4 उसके रजिस्टर, खत्म। इसके अंदर क्या है, R1 इक्वल टू A1, R2 इक्वल टू A2। इसमें क्या होगा, जो भी हमने वहां डिसाइड किया था, जो ये डायग्राम था ना, इस पे क्लिक हो गया, ये क्या है, S1 फिर S2 फिर S3, है ना, ये इतना ये इतना। ठीक है, इसी चीज को वहां दूसरा डायग्राम में बना के बता दिया, ये वाला, ये S1 ये S2 ये S3 और ये S4, 4 सेगमेंट बना लिए इसने इसके। क्लियर है, इसको तो नहीं और एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। द ऑपरेंड्स पास थ्रू ऑल 4 सेगमेंट्स इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। जो हमारे ऑपरेंड डेटा है वो क्या होगा, एक फिक्स सीक्वेंस में एक के बाद एक सेगमेंट्स पे पास होते चलेंगे। ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। हर एक सेगमेंट में कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जो भी हार्डवेयर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। that performs the sub operation over the data stream flowing through the pipe। उस पाइप में से जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी चाहिए सर्किट वो उसमें बना हुआ होगा। The segment are separated by registers, are सबके साथ रजिस्टर है, S1 के साथ R1, S2 के साथ R2 and so on, that hold the intermediate result between the stages। इन दो स्टेजेस के बीच में इसका रिजल्ट ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है, इन दोनों के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो इसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन एडजेसेंट स्टेजेस अंडर कंट्रोल ऑफ कॉमन क्लॉक अप्लाइड टू ऑल रजिस्टर्स साइमल्टेनियसली। ये क्लॉक सबके साथ एक जैसी रहेगी, सेम क्लॉक है, देखो इसी का कनेक्शन किया हुआ है। जब ये क्लॉक पल्स एक्टिव करेगी तभी यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा। इसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, यहाँ स्टोर कर दिया, ये जाएगा कब आगे, जब ये एक्टिव होगी, यहाँ से इसको इनपुट मिलेगा कि यस आगे ट्रांसफर कर दीजिए, तो और वो सबको एक साथ एक जैसा मिलेगा। ठीक है, कॉमन क्लॉक अप्लाइड टू ऑल रजिस्टर साइमल्टेनियसली। ये कॉमन क्लॉक होगी जो सभी पर एक साथ अप्लाई की जाएगी। वी डिफाइन ए टास्क as the total operation performed going through all the segments in the pipeline। टास्क का मतलब क्या हुआ, जो पूरी पाइपलाइन में एक साथ जब परफॉर्म हो गया हमें मिलेगा रिजल्ट में, वो क्या कहलाएगा, एक टास्क कहलाएगा। ठीक है, जो हमने अभी देखा था ना कि AI इंटू BI प्लस CI, तो A1 B1 और C1 इनपुट देने पर एक आउटपुट हमें मिला, तो वो एक टास्क हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या बना रहा है, ये स्पेस टाइम डायग्राम। जो वो टेबल थी बस उस टेबल की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई और कुछ नहीं। द बिहेवियर ऑफ अ पाइपलाइन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद अ स्पेस टाइम डायग्राम। स्पेस टाइम डायग्राम मतलब टाइम के साथ किस सेगमेंट में क्या वैल्यू चल रही है वो बनाना है, और कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट हम डायग्राम पे जाते हैं। ये तो ऊपर तो क्या हो गया हमारा क्लॉक पल्स, और ये क्या हो गया हमारे सेगमेंट। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारे टाइम
क्लॉक पल्स यानी टाइम, और ये क्या हो गया हमारा सेगमेंट। सेगमेंट 1 2 3 4 4 सेगमेंट है। इनिशियली पहली जब क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा, पहला टास्क टी क्या है हमारा, टास्क T1 T2 T3 ऐसे अलग अलग टास्क होंगे। तो पहली क्लॉक जब आएगी तब हमारा क्या होगा, पहला टास्क पहले सेगमेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको कंप्लीट कर देगा और अपना जो रजिस्टर है उसमें स्टोर कर देगा। जैसे ही अगली क्लॉक पल्स आई तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ चली गई अगले सेगमेंट में, और इसमें नई वैल्यूज आ गई, यानी कि दूसरा टास्क आ गया। तो पहला टास्क चला गया दूसरे सेगमेंट में, पहला टास्क चला गया दूसरे सेगमेंट में, और पहले सेगमेंट में अगला टास्क आ गया जो अभी दूसरा है। फिर ये इस तरह से चल जाएगा बस, ठीक है। वही जो हमने अभी टेबल में देखा था वही चीज है। तो इसको क्या कहते हैं हम, स्पेस टाइम डायग्राम। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, टास्क आते जाएंगे कंप्लीट होते जाएंगे, सेगमेंट बढ़ जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, क्लॉक बढ़ेगी, नंबर ऑफ टास्क बढ़ेंगे तो ये क्लॉक बढ़ जाएगी। मान लो ये 6 के बाद भी होता तो यहाँ से 7 की एंट्री होनी शुरू हो गई होती, ठीक है। तो कितने टास्क हैं, कितने सेगमेंट हैं, उसको देखते हुए ये वाला डायग्राम हम बना सकते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए अब क्या देखना है इसमें, हमें मेन चीज जो रह गई थ्योरी में वो ये है हमारी कि कितने सेगमेंट होने पर कितनी एफिशिएंसी बढ़ रही है। बात तो यही थी ना, थ्रूपुट बढ़ना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, स्पीड कितनी इंप्रूव हो रही है स्पीड। जैसे अभी एक मोटे एग्जांपल में हमने देखा कि जो 9 सेकंड में 9 क्लॉक पल्स में हो जा रहा था वो वैसे 21 में होना था। तो हम क्या करेंगे, 21/9 कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना गुना बढ़ गया, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग गुना स्पीड बढ़ गई है हमारी। तो वैसे ही उसके लिए फॉर्मूला है हमारा, वो कैसे करते हैं। नाउ कंसीडर द केस वेयर k सेगमेंट पाइपलाइन, यानी कि टोटल कितने सेगमेंट है उसमें, k सेगमेंट है, ठीक है। k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, क्योंकि अब जनरल एक फॉर्मूला निकालेंगे ना कि स्पीड अप कितना होगा, तो उसके लिए क्या किया इसने, द केस वेयर k सेगमेंट पाइपलाइन विद अ क्लॉक साइकिल टाइम tp, ठीक है। tp क्या है, एक क्लॉक का टाइम है, 2 सेकंड का हो सकता है, 4 सेकंड का हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट n टास्क। टोटल टास्क कितने हैं हमारे पास, n। ये सपोज एक पाइपलाइन है हमारे पास, इंटरनली इसमें कितने सेगमेंट हैं, सपोज 3 सेगमेंट हैं, ठीक है, S1 S2 और S3। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल k की 3, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर। TP क्या हो गया हमारा, क्लॉक साइकिल टाइम, ठीक है, ये टाइम हो गया। और टोटल कितने टास्क हमें एग्जीक्यूट करने हैं जो हम इनपुट में देंगे इसको, n टास्क, n यहाँ पर मैं इसको 5 मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। वैल्यू लेके करते हैं ताकि हमें समझ में भी आती रहेगी चीजें। तो क्या होगा, द फर्स्ट टास्क T1 रिक्वायर्स अ टाइम इक्वल टू, पहले टास्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, पहला आउटपुट हमें कब मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आएगा T1, फिर यहाँ आएगा, एक क्लॉक चली गई, फिर दूसरी क्लॉक चली गई, फिर तीसरी क्लॉक चली गई, T1 आएगा, सॉरी, है ना। T1 शिफ्ट होता हुआ लास्ट में यहाँ मिल जाएगा। कितनी देर बाद मिला, 3, यानी कि जितने सेगमेंट हैं और हर सेगमेंट को TP टाइम लग रहा है, तो पहला आउटपुट तो हमें कितने समय बाद मिलेगा, K इंटू TP, ठीक है। 1 सेकंड लग रहा है अगर एक सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो टोटल कितने सेकंड बाद हमें पहला आउटपुट मिलेगा, 3 सेकंड के बाद। वो एग्जांपल में भी हमने देखा था। और अगर ये स्पेस टाइम डायग्राम वाला एग्जांपल दोबारा देखना चाहो, आ गया ये रहा, यहाँ देखो आप, 4 सेगमेंट है, पहला आउटपुट यहाँ मिला हमें, पहला टास्क कब कंप्लीट हुआ, यहाँ पर कब हुआ, 4 इंटू
ये एक यूनिट माना हुआ था 1, तो 4 × 1 हो गया। मान लो ये 2 सेकंड का है, एक पल्स 2 सेकंड की है, तो कितना होगा 4 × 8। हम क्या कहेंगे 8 सेकंड बाद हमें पहला आउटपुट मिल रहा है, ये कहेंगे। तो वो क्या वैल्यू आ गई k × TP। क्लियर है ना ये चीज? तो ठीक है, तो इसने क्या कहा था, फर्स्ट टास्क T1 रिक्वायर्स अ टाइम इक्वल टू k TP। पहले टास्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, k TP टाइम लगेगा टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन सिंस देयर आर k सेगमेंट इन द पाइप। पाइप में क्योंकि k सेगमेंट है तो पहले टास्क को कंप्लीट होने में k × TP टाइम लगेगा, ये हमने समझ लिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब हर एक क्लॉक पल्स के साथ हमें एक आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या होगा, इसको तो लग गया 4 सेकंड, अब क्या होगा, ये 5वें पे मिल गया, ये 6ठे पे, ये 7वें पे, ये 8वें पे, ये 9वें पे, ऐसे हर एक सेकंड में अब हमें आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल टाइम निकालें तो कितना टाइम लगा हमें, कितना टाइम लगा, पहले टास्क के लिए लगा हमारे पास k TP, बाकी बचे हुए टास्क के लिए कितना लगेगा, n-1 टास्क बचे, और हर एक को अब एक ही साइकिल में हमें आउटपुट मिलना है, तो कितना लगेगा n-1 × TP। क्लियर है ये चीज? n टास्क थे, उनमें से पहले टास्क को कितना समय लगा, k TP। यहाँ लिख देता हूं जो आपकी वीडियो में अच्छे से आएगा, चमक रहा है क्योंकि ये पहले टास्क को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा, k × TP। अब टास्क कितने बचे हैं हमारे पास, n थे, तो बचे हुए टास्क कितने हैं, n-1। और क्योंकि अब हर एक क्लॉक पल्स में हमें एक एक आउटपुट मिलता जा रहा है, तो यानी कि एक टास्क को पूरा होने में अब कितना टाइम लगेगा, TP। तो n-1 टास्क को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, n-1 × TP। ठीक है, यहां पर ये कहा है इसने, द रिमेनिंग n-1 टास्क emerge from the pipe at the rate of 1 task per clock cycle। बचे हुए टास्क क्या होंगे, हर एक क्लॉक साइकिल के साथ एक हमें आउटपुट में मिलता जाएगा, एंड दे विल कंप्लीटेड आफ्टर टाइम इक्वल टू n-1 × TP। इतने समय में हो जाएंगे पूरे, तो टोटल टाइम कितना मिल गया, देयरफॉर टू कंप्लीट n टास्क यूजिंग k सेगमेंट पाइपलाइन रिक्वायर्स, इन दोनों को जोड़ देते हैं, k TP प्लस n-1 TP, TP कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, k प्लस n-1 × TP। ये होगा कि गलत कर दिया, ये होगा ना। ठीक है, यानी कि k सेगमेंट की पाइपलाइन को n टास्क कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, k प्लस n-1 × TP। यहाँ इसने क्या कहा, k प्लस n-1 क्लॉक साइकिल यानी कि TP, है ना, यही हमने लिखा है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? आगे कह रहा है देयरफॉर टू कंप्लीट n टास्क यूजिंग k सेगमेंट, रिपीट हो गया कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल द डायग्राम ऑफ फिगर 9.4 शोज 4 सेगमेंट एंड 6 टास्क, जो आगे स्पेस टाइम डायग्राम है ना, इसकी कह रहा है। इसमें वैल्यू रख के देख लो, पता चल जाएगा। k की वैल्यू क्या है, 4, टास्क कितने हैं 6, तो क्या हुआ 4 + 6 - 1 इनटू, अगर TP को 1 माने, यूनिट मान लें उसको, तो कितने क्लॉक साइकिल लग जाएंगे, 9 क्लॉक साइकिल लग जाएंगे, जो हमें इस डायग्राम से भी दिख रहा है कि 9 लग रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि एक क्लॉक पल्स कितने समय की है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, मिनट, आवर्स। ये आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट कंसीडर द नॉन पाइपलाइन यूनिट। अब दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे, नॉन पाइपलाइन यानी पाइपलाइन नहीं यूज करते तब कितना टाइम लगता, तभी तो कंपैरिजन होगा ना कि विद पाइपलाइन और विदाउट पाइपलाइन क्या आ रहा है, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे हम। तो क्या होता, सेम ऑपरेशन करना होता एंड टेक्स अ टाइम इक्वल टू Tn। Tn n टास्क है,
एक को करने में t टाइम लग रहा है तो n को करने में tn लग जाएगा। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर n टास्क इज n इंटू tn। ठीक है, tn क्या है? नॉन पाइपलाइनिंग में एक टास्क को कंप्लीट करने का लगा समय, जैसे टीपी था, पाइपलाइन में एक सेगमेंट का टाइम था वो। ये क्या है? पाइपलाइन नहीं यूज करें तो कितना समय लगेगा एक आउटपुट आने में, तो जितने भी होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू टी एन। क्या होगा? स्पीड अप क्या हो जाएगी? एन टी एन, यानी कि नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम डिवाइड बाय पाइपलाइनिंग का टाइम। क्लियर है ये चीज? ये क्या हो गया? इसका स्पीड अप हो गया। ठीक है, अब आगे एक छोटी सी और कंसीडरेशन करके इसको छोटा कर देते हैं। एज the number of tasks increases, n becomes much larger than k minus 1। जो ये हमने यहाँ लिखा है ना, k plus n minus 1, इसको यूं भी कर सकते हैं ना, n plus k minus 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर n वेरी वेरी लार्जर देन k हो जाता है, मतलब 1000 टास्क हैं जो 4 सेगमेंट के पाइपलाइन से हम परफॉर्म करवाते हैं अगर, तो क्या हो गया? n इज वेरी वेरी लार्जर देन k हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको n के बराबर मान सकते हैं। इफ n इज वेरी वेरी लार्जर देन k, देन n plus k minus 1 will tends to be equal to कितना? n के बराबर हो जाएगा लगभग 1000 का। अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या हुआ? 1000 माइनस 3 997, तो 1000 और 997 ऑलमोस्ट बराबर सा है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली तो क्या है, और भी बड़ी संख्याएं होंगी, कई हजार इनपुट होंगे, कई लाख इनपुट भी हो सकते हैं उसके अंदर, तब तो ये फिर वैसे भी, जिसको क्या कहते थे हम मैच पढ़ते थे, नगण्य है ना। k माइनस 1 n के मुकाबले में क्या है? नगण्य है, तुच्छ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ गया हमारा फॉर्मूला? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन टी एन अपॉन एन टी पी, एन से एन कैंसिल, क्या आ गया? टी एन अपॉन टी पी। यानी कि नॉन पाइपलाइनिंग में एक टास्क को कंप्लीट में लगा समय डिवाइड बाय पाइपलाइनिंग में लगा समय। ठीक है, कब? जब n की वैल्यू k से बहुत ज़्यादा हो। बस ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या आ गया ये? टी एन अपॉन टी पी। अब आगे यहां तक तो पहुंच गए हम। आगे क्या कह रहा है? इफ वी अज्यूम दैट द टाइम इट टेक्स टू प्रोसेस अ टास्क इज द सेम इन द पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन सर्किट। क्या? अगर पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन का टाइम जो है वो सेम हो जाए, यानी कि क्या हो जाए? पी एन इक्वल टू के इंटू, भाई 4 सेगमेंट है, यानी कि 4 अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। नॉन पाइपलाइनिंग में भी ऑपरेशन तो वही 4 परफॉर्म होंगे, तो टाइम तो उतना ही लगेगा इसको भी। समझ में आई बात? भाई 4 सेगमेंट हमने बनाए ना, वो कैसे डिसाइड किए? 4 ऑपरेशंस पर। 4 सेगमेंट में क्या हो रहा है? हर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर नॉन पाइपलाइनिंग हम यूज करते तो एक बार में एक काम होता, तो टोटल कितना हो गया? जितने सेगमेंट थे इनटू टीपी, टाइम इतना ही लगता है इसको। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा? के टीपी अपॉन टीपी, टीपी से टीपी कैंसिल, के, यानी कि जितनी हमारे सेगमेंट होंगे उतना स्पीड अप हो जाएगा। इस एग्जांपल में 4 सेगमेंट हैं तो कितना गुना स्पीड बढ़ जाएगी? 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। कहीं पर 2 सेगमेंट हैं तो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में? बस ये यही है। आगे इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है
जिसमें क्या होगा, रेशियो कंसीडर द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम देखते हैं कि जो ये स्पीड अप हुआ ये कैसे इफेक्टिव है, कितना असर पड़ रहा है इसका। हमने क्या माना है यहाँ पर, टीपी की वैल्यू क्या मान ली, 20 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, नैनो मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस नैनो आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, नैनो रिलॉन्च होने वाली है टाटा की नैनो। कितना होता है नैनो, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। ठीक है, TP इक्वल टू 20 नैनो सेकेंड। एज्यूम दैट द पाइपलाइन K इक्वल टू 4 है K की वैल्यू, और N की वैल्यू 100 ले ली हमने कि 100 टास्क परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए पाइपलाइन सिस्टम विल टेक कितना टाइम लेगा, K प्लस N माइनस 1 इंटू TP, दैट इज 4 प्लस 99। ठीक है, 99 N माइनस 1 99 इंटू 20 2060 नैनो सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा कब, पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हैं जब। ठीक है, तो अज्यूमिंग EN इक्वल टू KTP, यानी कि नॉन पाइपलाइनिंग में कितना समय लग रहा है, 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80 नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं। और 100 टास्क हैं तो कितना हो गया, 100 इंटू 80 8000 नैनो सेकेंड। ठीक है, और यहाँ कितना हुआ था 2060। तो अगर आप अब इसको निकालना चाहो तो 8000 डिवाइड बाय 2060 अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 3.88 आ गया, लगभग K के बराबर आ गया। K की वैल्यू 4 थी, इस वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो ये और पास में जाता जाएगा उसको, है ना। 1000 कर दोगे इसको तो ये 0 बढ़ जाएगी, ये 199 हो जाएगा, नहीं 999 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी वैल्यू। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो हमारी पाइपलाइनिंग है वो और बेहतर हमें स्पीड अप दे देती है। ठीक है, बस शर्त मेन यही है कि नंबर ऑफ टास्क ज़्यादा हो तभी इसको अप्लाई करो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब ये थ्योरी है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स इन पैरेलल, प्रोसेसर 1 2 3 4 पैरेलली कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ से इनके इनपुट आते जाएंगे और यहाँ से इनके आउटपुट आते जाएंगे। पैरेलली डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे, ऐसे बना के शो करोगे। ये P1 P2 P3 P4 क्या है, सब प्रोसेसर्स हैं या सब प्रोसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद फिर है हमारा अरिथमेटिक पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, जो सिलेबस में है हमारा, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।